अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इत्तलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ संजीदगी से पार्लिमान की कायमा कमेटियों में दोबारा शमूलियत पर गौर कर रही है, ताहम ये फैसला इमरान खान की मंजूरी से मशरूत है। इत्तलात के मुताबिक PTI रहनुमाओं की अक्सरियत कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप दोबारा हासिल करने की ख्वाहिशमंद है, बिलखुसूस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, ताकि हुकूमती फैसलों की मुज़ाहमत की जा सके। PTI कौमी असम्बली में 12 से जायद और सेनेट में 5 कमेटियों की चेयरमैनशिप के साथ कई दूसरी कमेटियों में भी शरीक थी। इमरान खान की हिदायत पर गुज़श्ता साल अगस्त में PTI ने तमाम कायमा कमेटियों से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। ताहम अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानून साजों की अक्सरियत समझती है कि यह फैसला दुरुस्त नहीं था। उनके नजदीक इस फैसले से हुक्मरान इत्तेहाद को खुला मैदान मिल गया। PTI के एक सीनियर रहनुमा ने ज़राए को बताया है कि वापसी के फैसले का इन्हिसार इमरान खान, पार्लिमानी अरकान और इमरान की बहनों के दरमियान मुलाकात पर है। PTI रहनुमा के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ना दानिशमंदाना फैसला नहीं था, क्योंकि पार्टी ने इस फोरम को हुकूमत की मुबैना बदउनवानियों को बेनकाब करने के लिए मौसर तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि खजाना, कानून इंसाफ और इंसानी हुकूक की कमेटियों से भी दस्तबरदार नहीं होना चाहिए था। PTI चीफ व्हिप आमिर डोगर का भी कहना है कि पार्टी के तमाम ज़ेरे इल्तिवा फैसले इमरान खान और पार्टी क़यादत के दरमियान मुलाकात से मुंसलिक हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद अचकज़ई ने कायमा कमेटियों में वापसी के इम्कान पर तबसरा करने से इनकार किया है। कायमा कमेटियों से निकलने का इमरान खान का फैसला उनके 2022 के इक़दाम की अक्कासी करता है, जब उन्होंने पार्लियामान में रहकर खुद को एक ताकतवर अपोजिशन के तौर पर मुनज़्ज़म करने के बजाय ऐवान छोड़ने का इंतखाब किया था। अब भी कमेटियों से अलहदगी के फैसले से पार्लियामान में कोई खला पैदा नहीं हुआ। किसी कमेटी से PTI के 3 या 4 अरकान की अदम मौजूदगी से कोरम मुतासर नहीं हुआ, क्योंकि कोरम के लिए कुल अरकान की चौथाई मौजूदगी दरकार होती है। हुकूमती बेंचों के अरकान ने PTI नुमाइंदों की जगह ले ली। यूं इस पूरे मामले में असल नुकसान PTI ही को हुआ। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा कमेटियों में वापसी के हामी भी हों तो वो बेबस हैं, क्योंकि फैसला करने का इख्तियार मुकम्मल तौर पर इमरान खान के पास है। बेशतर रहनुमाओं में इमरान खान के मौक़िफ़ से इख्तिलाफ करने की जुर्रत है ही नहीं। इत्तलात के मुताबिक इमरान खान पहले 8 फरवरी के मुल्कगीर एहतजाज के नताइज का जायजा लेंगे और उसके बाद कायमा कमेटियों के मामले पर फैसला करेंगे। दूसरी तरफ इत्तलात के मुताबिक इमरान खान से 8 फरवरी के बाद मुलाकातों की इजाजत का इन्हिसार स्ट्रीट मूवमेंट में इख्तियार किए गए रवैये पर होगा। अगर 8 फरवरी को अमन अमान खराब करने की कोशिश की गई तो मुलाकातों पर आयद बंदिश का अरसा गैर मामूली तौर पर तवील भी हो सकता है। यूं ये सारी सूरत हाल 3 बड़े सवालात को जन्म दे रही है। क्या 8 फरवरी का एहतजाज पुरअमन रहेगा? क्या मुलाकातों की इजाजत मिल जाएगी? और अपनी पार्टी को पार्लिमानी ऑप्शंस अपनाने की राह पर वापस भेजेंगे? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे अपने पैनल से। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, आमिर अहमद खान और रज़ा रूमी साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। कायमा कमेटियों में वापसी बानी के फैसले से मशरूत, फैसला मुलाकात से मशरूत, मुलाकात 8 फरवरी के रवैये से मशरूत। क्या बिना शर्त भी किसी सियासी फैसले की गुंजाइश मौजूद है? ज़ैगम साहब, क्या इमरान खान साहब बिना शर्त एक और स्ट्रेटेजिक यू टर्न लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी कि कायमा कमेटियों में वापसी ये सियासी फैसला ले पाएंगे, या आपको लगता है गुंजाइश नहीं बची या बिना शर्त कोई फैसला लेने की? देखिए, इमरान खान ने माजी में बहुत से ऐसे अपने फैसले जो उन्हें लगा कि बदलने की ज़रूरत है बदले हैं। मिसाल के तौर पर आपने बताया कि 2022 में असम्बलियों को बाइकाट किया गया था, तो उन्होंने उस फैसले को बदला। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फैसला अगस्त में सामने आया था, जब अलीमा खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद ये कहा था अपनी पार्टी को, एक तो ये कहा था कि बाई इलेक्शन का बाइकाट करो। दूसरी बात ये कही थी उन्होंने कि कमेटियों से इस्तीफे दो। उन्होंने जो हुक्म सुनाया था वो इस्तीफे का था। और यहाँ पे देखिए कि पार्टी ने क्या किया। अब पार्टी को अंदाजा था कि ये गलत फैसला है जो नहीं होना चाहिए था। अब इनकार करने की भी हिम्मत नहीं थी, तो उन्होंने एक दरमियानी रास्ता निकाला। और रास्ता उन्होंने क्या निकाला कि उन्होंने इस्तीफा देने की बजाय पार्लिमानी कमेटियों का बाइकाट कर दिया। तो उस वक्त से अब तक लेट अगस्त के आखिर से शुरू करके अब तक वो बाइकाट की सूरत में है, उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। उसकी वजह है कि उन्हें पता है एज पार्लियामेंटेरियंस कि स्टैंडिंग कमेटीज़ की क्या कुव्वत होती है। अब ये वो चीज़ है जो आम आदमी को पता नहीं है। इसका कोई पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं है PTI को इनको छोड़ने का। उसकी वजह यह है कि आम आदमी को पता ही नहीं कि स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है।
आम आदमी को यह पता है कि आप पार्लियामेंट में हैं या नहीं हैं। अगर आप उस हाल में मौजूद हैं तो आप पार्लियामेंट में हैं, और अगर आपने उस हाल को छोड़ दिया, पार्लियामेंट को छोड़ दिया, तो आप नहीं हैं। लेकिन ये पार्लिमानी कमेटियां ये असल पार्लियामेंट होती हैं, इनमें असल ताकत होती है, और यह ताकत अपोजिशन की ताकत होती है। अब आप देखिए कि हर सरकारी महकमे के मुकाबिल पार्लियामेंट में एक कमेटी होती है, और वो कमेटी हुकूमत की नहीं होती, पार्लियामेंट की होती है। हुकूमत और अपोजिशन उसमें बराबर होते हैं, और बहुत सी कमेटियों के सरबराह अपोजिशन से होते हैं। 1 दर्जन कमेटियों की सरबराही पीटीआई के पास थी। अब ये कमेटियां क्या करती हैं? ये कमेटियां हिसाब किताब करती हैं उस महकमे का जिस महकमे की कमेटी होती है। यानी जो महकमा है, अगर तालीम का महकमा है तो तालीम की कमेटी उस महकमे के पीछे मिसाइल बन के लगी होगी, उसकी खामियों को उजागर करेगी, उसके अफसरों को बुलाएगी, उसके वजीर को रगड़ा लगाएगी। तो एक मुसलसल एहतसाब का मौका मिलता है पोजीशन को हुकूमत का, और उसमें सबसे तगड़ी कमेटी आपको पता है वो कौन सी? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ज़ियागम साहब, कतई कलामी की माजरत, अगर एक पार्लियामेंटेरियन इस कमेटी की ताकत जानता है तो महमूद खान अचकज़ई सीजन्ड पॉलिटिशियन है, खुद उनके हाथ में इख्तियार दिया इस ऑपोजिशन। ये ऑपोजिशन फिर हुकूमत का एहतसाब नहीं चाहती, हिसाब किताब नहीं चाहती, यानी कि ये चाहते ही नहीं कि कोई पूछे इस हुकूमत को, क्यों? महमूद खान को कोई इख्तियार नहीं है कि वो पार्टी के, पीटीआई के पार्टी के अंदर के फैसलों में दखल दे। महमूद खान को कोई इख्तियार नहीं है कि वो पीटीआई, तो फिर वो अपोजिशन लीडर काहे के हैं सर? अपनी वो अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन पार्टी के फैसलों का कोई इख्तियार नहीं है। उनको जो बातें बताई गई हैं वो उन्होंने करनी है, और वो भी पता नहीं कब ब्रेकें लग जाएं। तो अब मसला ये हुआ है, देखिए हुआ ये है कि अब हुकूमत कहती है कि हम रिप्लेस ही कर देते हैं। हुकूमत ने तो क्या कहना है, ये स्पीकर का फैसला होता है। अब वो रिप्लेस करने लगे हैं, तो मेरा अंदाजा ये है कि इस वक्त पीटीआई को महसूस हुआ है कि हमारे खिलाफ बात जाएगी, ये 12 चेयरमैनियां निकल जाएंगी, पीएससी पे जो हमारा रोल है वो चला जाएगा, अपोजिशन के तौर पर हमारा रोल कम हो जाएगा। तो वो इशारे दे रहे हैं, वो इस बात के इशारे दे रहे हैं कि हम वापस आने को तैयार हैं, ताकि स्पीकर साहब जो चेयरमैन हैं कमेटियों के वो मुकर्रर न कर दें। ठीक। और दरमियान में ये छोटी मोटी शरायतें भी लगा रहे हैं। जाहिर है खुद से वो कोई फैसला नहीं कर सकते। जहां से हुक्म आया था वहीं से हुक्म आएगा तो वो वापस जाएंगे। लेकिन आखिरी बात इससे जाहिर होता है कि पीटीआई की स्ट्रेटजी में कितनी खामियां हैं। और आप ये जो बेचारे से इशारों का जिक्र कर रहे हैं तो किसी काम ना आएंगे। आमिर अहमद खान साहब, ये कायमा कमेटियों में वापसी हुई तो पूरी पार्टी की पार्लिमानी तकदीर मशरूत हुई है एक हाँ और एक ना से, और वहां पे तो कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि सियासी स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है। आपके ख्याल में क्या हुकूमत को मुलाकात की इजाजत देकर एक और सियासी राह अपनाने की कोशिश नहीं फिर कर लेनी चाहिए, कोई तवाज़ुन कायम हो जाए पार्लियामान के अंदर? एब्सोल्युटली आयशा जी, एक हाँ और एक ना का खाली, ये दोनों तरफ से हाँ और ना का मामला है। अगर पीटीआई ना के ऊपर मुसर है तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हुकूमत जिनको आगे बढ़ा सकती है, उससे हुकूमत भी इनकारी है। और अगर हुकूमत वहां पर हाँ कर दे तो ये मामला बड़ी खुशसलूबी से ना भी बढ़ा तो मामला बहरहाल ये आगे तो चलेगा। देखिए, मुझे जो इस सारे मामले के अंदर जो हुकूमत के रवैये पे थोड़ी सी हैरानी है, पीटीआई के बारे में ये बहुत क्लियर है जी कि वो पार्लियामानी सियासत जो है वो जिस तरह से उसको कोई भी सियासी जमात अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है, वो गुर अभी शायद उन्होंने सीखे नहीं है, या अगर उनको आते भी हैं वो गुर तो वो शायद उनके बानी की जिद की नजर हो गए हैं। लेकिन हुकूमत के अंदर जो शामिल हैं जमातें, मुझे हैरानी इस बात पे है आयशा कि उनको क्यों नहीं समझ आती कि किसी भी किस्म का मुल्क के अंदर सियासी स्टेलमेट जब होता है तो उसको तोड़ना बुनियादी तौर पर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ऑपोजिशन के हाथ में तो कुछ नहीं होता ना, सब कुछ हुकूमत के हाथ में होता है। और अगर उस स्टेलमेट की वजह से निज़ाम थोड़ा मुतज़लज़ल हो जाता है तो फिर उसका नुकसान हुकूमत को होता है। जो भी खोना होता है वो हुकूमत होती है। तो हुकूमत को तो ये चाहिए है और हुकूमती जमातों को तो ये चाहिए है कि वो जरा सा इशारा भी अगर उनको पीटीआई की तरफ से मिले, ठीक है बानी पीटीआई की तरफ से ना भी मिले, उनकी दूसरी क़यादत की तरफ से उनको जरा सा इशारा भी मिले तो वो अपने जिस हद तक दरवाजे खोल सकते हैं, जिस हद तक वो उनको इनकरेज कर सकते हैं वो करें, वो उसमें कोई कसर ना छोड़े। सो आई थिंक कि ये जो आपने शुरू में शराइत का जिक्र किया कि उन्होंने कहा जी 8 फरवरी
को जो होगा और उनके रवैये से मुंसलिक है हुकूमत का फैसला, ये सारा नहीं, हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो इस तरह की शराइत रखे जो कि इस अमल में, ये मफाहमत के इस अमल में, या ये आमिर साहब कतई कलामी की माजरत थोड़ा सा इसको और खोल देते हैं कि क्या वाकई हुकूमत के पास वो इख्तियार है कि आप जिस लेवरेज की बात कर रहे हैं या फैसिलिटेशन की, क्योंकि जब भी मुलाकात होती है और जिस तरह की गुफ्तगू या सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है गालम गलोच की हद तक, हुकूमत भी कोई स्टैंड ले सकती है क्या उस बात पर इस निज़ाम में? हुकूमत के पास बहुत इख्तियार होता है अच्छा, और मैं हमेशा से ये कहता हूँ, क्या लोग मोहम्मद खान जुनीजो को भूल गए हैं? क्या जनरल ज़ियाउल हक को भूल गए हैं? क्या उससे तगड़ा और उससे जाबिर डिक्टेटर पाकिस्तान ने अपनी तारीख में देखा है? लेकिन जब तो आप जुनेजो साहब को शहबाज शरीफ साहब से मिला रहे हैं, क्या ये दुरुस्त मवाजना है फिर? सर मेरा ख्याल है कि जुनीजो साहब जो हैं वो सियासी एतबार से कहीं आगे थे शहबाज शरीफ साहब से, क्योंकि वो इतने जाबिर डिक्टेटर जो है उसके भी सामने खड़े हो गए। जब जिनेवा एकॉर्ड्स का मामला आया, जब ओझड़ी कैंप के ऊपर इंक्वायरी का मामला आया, जब फौजी जर्नलों को उस दौर में मिलने वाली मराहत का मामला आया, तो वो डट गए। ठीक है, क्या हुआ, ओहदा खोया ना उन्होंने अपना, लेकिन उन्होंने एक असूली मौक़िफ़ तो अपनाया, और उसकी वजह थी कि एक ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट हुई जिससे अगले इंतखाबात का रास्ता खुला। हुकूमत में बड़ी जान होती है। हुकूमत अगर ये बहाना शुरू कर दे ना, देखिए हम इमरान खान पर इस बात की तनकीद नहीं करते हैं जब वो कहते हैं कि जी मेरे हाथ पास तो कोई इख्तियार ही नहीं था, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था। कितनी तनकीद होती है पर हुकूमत के पास ये बहाना नहीं होता है, वो चाहे तो सब कुछ कह सकती है। दुरुस्त, तो बिना सियासी शराइत के हल निकाला जा सकता है। शहजाद चौधरी साहब, एक जानिब स्ट्रीट मूवमेंट है, आफरीदी साहब हैं और अलीमा बीबी का ओपिनियन है, दूसरी तरफ पार्लिमानी रास्ता है, बैरिस्टर गौहर और रचकजई साहब की अगर गुफ्तगू सुनी जाए तो बहुत सैनिटी से बात करते हैं। इमरान खान साहब की कानूनी सियासी मुश्किल बढ़ रही हैं, तंग गली में दिखाई देते हैं। इमरान खान बतौर एक सियासी लीडर क्या रास्ता इख्तियार करें कि उनके लिए मामलात किस कदर आसानी की तरफ चले जाएं? बिना शराइत के कोई चीज़ें हल हो सकती हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन इसके लिए इमरान खान को की सियासत को देखने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि क्या वो सियासत उसकी एग्जिस्ट भी करती है इस वक्त या नहीं। मेरी नज़र में तो चूंकि वो मुक़य्यद है, कैद है, ना उसकी आवाज़ है, ना उसकी सियासत है, कुछ भी सामने नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ें उसके नाम पे लगा देते हैं, कभी अलीमा खान के ज़ुबान में, कभी किसी और की ज़ुबान में, कभी तीसरे की ज़ुबान में, और हम में से किसी को ये यकीन नहीं होता कि वो जो बात असल में कही जा रही है क्या ये इमरान खान ने की है या नहीं की। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अपने हमारे तजर्बे के अंदर इमरान खान ने जो बातें सबके सामने की और अपनी सियासत के तौर पे की उनमें खराबियां नहीं थी, बेशुमार खराबियां थी। लेकिन चूंकि हम आज के दौर को उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें इमरान खान की तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आती। दूसरी बात, जहाँ इतनी सारी शर्तें हैं, जहाँ शर्तें लगा दी जाए कि सब कुछ इससे मशरूत है कि इमरान खान से मुलाकात होगी तो सब कुछ होगा, और ये इससे मशरूत है कि आपका 8 फरवरी का जो बर्ताव है वो फैसला करेगा कि आपकी मुलाकात होती है, तो दोनों तरफ शराइत का इक्वल अमाउंट ऑफ जिम्मेदारी है। इसका मतलब दोनों ही शर्तों की सियासत खेल रहे हैं, दोनों ही नहीं चाहते कि किसी तरफ से आगे बढ़ा जाए। जो कि आमिर अहमद खान साहब बात कर रहे थे कि अगर करना चाहें तो बहुत कुछ है करने के लिए, और खासतौर पर गवर्नमेंट के पास तो बहुत कुछ है अगर वो इन मामला के अंदर बेहतरी चाहती है। खामखा की शर्तें लगा के आप, असल में ये ना करने वाली बात है। लेकिन बहरहाल जाते हैं वापस सियासत के ऊपर, और वो भी पीटीआई और इमरान खान की सियासत के ऊपर। इमरान खान को अलहदा कर देते हैं पीटीआई की सियासत के ऊपर। देखिए, इंसैनिटी की डेफिनेशन हमें बार बार पिछले चंद सालों में बताई गई, और पता नहीं कौन उसमें पागल आदमी आइंस्टाइन का नाम शामिल कर देता है कि इंसैनिटी का मतलब होता है एक ही काम करते जाओ और हर मरतबा उससे मुख्तलिफ नतीजे की तवक्को करो। काम एक ही हो लेकिन तवक्को मुख्तलिफ हो। ये भाई आप कर चुके, हर चीज देख चुके, एक ही नतीजा आपको मिल रहा है, और नतीजा ये है कि सिफर, कुछ भी नहीं होने वाला। ना आपकी सियासत पनप रही है, ना आपकी गवर्नेंस पनप रही है, ना आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त आपकी नेशनल असेंबली में है या सेनेट में उसकी साख बहाल हो रही है, ना बेहतर हो रही है। लोग सवाल कर रहे हैं। हाँ, अगर सिर्फ अलीमा खान और इमरान खान और पॉपुलिस्ट जो इस वक्त जो तबका है, अगर उसके ऊपर जाना है, तो फिर आप एक ऐसा अननोन फैक्टर है जिसके ऊपर आप इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा इस 8 फरवरी को देखेंगे क्या होता है, और अगर इस 8 फरवरी को भी कुछ ना हुआ तो कम से कम अडियाला के बाहर तो कुछ रौनक लगती रहती है। अच्छा, अब ये वो मामलात हैं जो कि गालिबन एक नई शक्ल सियासत को देते हैं। हालांकि सियासत इससे बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। सियासत जिस तरीके से बताया गया, कायमा कमेटियों का नाम है, सियासत गवर्नेंस का नाम है, सियासत सूबे के लोगों को उनकी सहूलियात देने का नाम है, सियासत अपनी फिक्र का प्रचार करने का नाम है। और अपनी फिक्र और सोच जैसी भी है, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको सुनते हैं, बात आपकी जो भी फिक्र है
आप लेके उसका प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन अडियाला के सामने उसका प्रचार नहीं हो रहा, ना ही आप किसी और तहरीक के अंदर उसका प्रचार कर पा रहे हैं। अगर आपने नारे लगाने हैं तो ऐसे नारे लगाएं जो पाकिस्तान के हक में, जो कि लोगों के लिए एक आसानी हो उनको फॉलो करने में और समझने में और उसके साथ चलने में। आप एक तबके को दूसरे तबके के साथ लड़ा के एक इदारे के खिलाफ खड़े होके आप कोई ऐसा पैगाम नहीं देते जिससे कि लोगों के लिए आसानी हो कि आपकी कोई बात की जाए। तो आप खुद ही अपनी सियासत के लिए मुश्किलात खड़ी करें। आप स्टेगनेटेड हैं, आपकी सियासत इस वक्त बिल्कुल मुंजमद, और सियासत को हिलाने का एक ही तरीका है यहाँ से, अगर आप सियासत करना चाहते हैं कि आप अपनी सोच को बदलें। ये जो 3-4 कमेटियां जिनका हम बार बार जिक्र करते हैं, पॉलिटिकल एक्शंस कमेटी होनी चाहिए, एक गवर्नेंस कमेटी होनी चाहिए, और उनकी खुशी के लिए जो कि बहुत इस वक्त इमरान खान को आजाद कराना चाहते हैं, बानी की आजादी की कमेटी एक होनी चाहिए। और वो उन लोगों पे मुश्तमिल हो जो गवर्नेंस से ताल्लुक नहीं रखते और जो नेशनल असेंबली की सियासत से ताल्लुक नहीं रखते, वो जो बाहर बैठे हैं बड़े कमाल के लोग हैं। तो अब उनकी आपस की बहस क्या, उनका मसला क्या है, वो ये क्यों करना चाहते हैं इमरान खान के नाम पे, ये उनकी मर्जी है। लेकिन जब देखें उनकी इंसैनिटी हमें एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये जो दो लोग हैं जो गवर्नेंस वाले सूबे में और नेशनल असेंबली में, इनकी इंसैनिटी हमें काबिल कबूल नहीं। ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, ये जो ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, मेरे ज़हन में न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ रहा था कि हमारी सियासत कुछ ऐसी हुई है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कहीं बढ़ना नहीं है, बस इंतजार कर रहे हैं कि दूसरा क्या करेगा तो उसके जवाब में जबरदस्त किस्म का कोई रद्द-ए-अमल दिया। जब आपके ख्याल में क्या इमरान खान को एक सियासी यू टर्न ले लेना चाहिए, ये सियासत इख्तियार कर लेनी चाहिए, या फिर हुकूमत को गेंद उनके कोर्ट में फेंक कर एक मुलाकात करवा देनी चाहिए और फिर देखा जाए कि वो सियासी तौर कैसा बिहेव करते हैं? किधर से शुरू करें? देखिए आयशा, सबसे पहली तो ये बात है कि इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हैं ये उनका हक है, और ये इसकी इजाजत कानून भी देता है। ये उनका किसी हर एक कैदी का हक है कि उनके वुकला और उनके खानदान वालों से उनकी मुलाकातें जो हैं हस्बे रूल्स करवाई जाए। और इसलिए इसको डिनाई करना या इसके ऊपर सियासत करना ये भी नामुनासिब बात है, चाहे पीटीआई का रवैया कैसा ही हो, चाहे इमरान खान की बातें कैसी ही हो। तो कानून होता है, उस पर अमलदारी आप करेंगे तो फिर उसके बाद आप एक प्रेसिडेंट सेट करते हैं, और यही इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। मगर इमरान खान साहब को भी ये चाहिए कि क्या और पीटीआई को भी ये देखना है कि क्या उनकी मुलाकातों से जो है कोई मुल्क की सियासत में या रियासत के खिलाफ कोई कार्रवाई जो होती है या उसकी जो इम्प्लीकेशंस होती हैं वो अमन आमा कि ये नुकसानदेह है या नहीं है, वो भी गौर करने वाली बात है। उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो मसला यार यहाँ पे यही है कि दोनों फरीक जो है वो एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं, और ये स्टेलमेट जो है ये अब इसके कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। ये एक फरीक जो है एक मूव करता है, दूसरा दूसरी करता है, और ये तमाशा जो है लगता है कि यूं ही चलता रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए अच्छा है? कतई नहीं। और इसीलिए जो आपका सवाल है कि क्या इमरान खान साहब को यू टर्न लेना चाहिए, अगर वो वाकई ही में अब समझते हैं कि वो अवाम के नुमाइंदे हैं और उनके जो उनका दावा है उनकी पार्टी का कि जी 80% के पता नहीं 100% ही शायद 101% या पाकिस्तानी उनके पीछे है, तो फिर कम से कम उनका ख्याल करते हुए उनको अपनी सियासत ऐसी करनी चाहिए कि मुल्क में मजीद हिजान और इंस्टेबिलिटी ना हो, और वो कोई तरीका निकालें जैसे कि सियासतदान करते हैं दुनिया के हर मुल्क में, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं। वो अपनी जगह बनाते हैं। पार्टियां जो हैं जो कि इक़्तिदार से बाहर निकलती हैं या मसाइब का शिकार होती हैं, तो वो अपनी जगह बनाती हैं अपनी हिकमत अमली के तहत। ये नहीं कि पार्लियामेंट से भी वो बॉयकॉट कर दें, इलेक्शंस का भी बॉयकॉट कर दें, रियासत को भी लालकार दें, IMF का प्रोग्राम बंद कराने की कोशिश भी करें, इंडिया को भी जो है वो कहें कि जी हाँ आके जरा इनको ठीक करो, या बाहर की ममालिक अमेरिका को कहें कि जी पाबंदियां लगाएं पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान के जनरल्स के ऊपर। तो इस तरह की तो सियासत फिर नहीं होती, और फिर उसका यही नतीजा जो भी हम देख रहे हैं। तो इसलिए अब ये वक्त आ चुका है कि खान साहब को और उनकी पार्टी को नजर सानी करनी पड़ेगी, और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर ये समझते हैं कि फरवरी में भी कोई इनकलाब आ जाएगा तो कतई नहीं आएगा। जी दुरुस्त हो गया। जी तो गुफ्तगू को कंक्लूड कर लेते हैं कि एक जानिब को कानून की अमलदारी यकीनी बनाना है तो दूसरी जानिब को कम अज कम रियासत मुखालिफ बयानिए तश्कील देने से एतराज करना चाहिए, वरना तमाशा यूं ही चलता रहेगा और ये स्टेलमेट कम अज कम किसी के भी हक में नहीं जाएगा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे 40 अरब की लूट मार, 4 अरब दो और साफ हो जाओ, क्या ये इंसाफ है? इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नैब ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी यकमुश्त रिकवरी की है, जिसमें कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलव्विस मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल का फ्रंटमैन डंपर ड्राइवर मुमताज़ खान कौमी खजाने में 4 अरब 5 करोड़ रुपए जमा करवाने के बाद रिहा हो गया है। ये खबर बज़ाहिर कौमी खजाने के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश की जा रही है, मगर इस रिकवरी के पस मंज़र, तरीक़ाकार और इसके दूररस असरात को देखा जाए तो कई संजीदा सवालात जन्म लेते हैं। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल पाकिस्तान की तारीख के उन बड़े मालियाती जराइम में शुमार होता है जिसमें सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कम अज़ कम 40 अरब रुपए की करप्शन की गई। इस स्कैंडल में बासर अफसरान, सियासी सरपरस्ती, फ्रंटमैन और मुनज़्ज़म करप्शन का पूरा नेटवर्क सामने आया है, मगर अंजाम सजा के बजाय एक मर्तबा फिर प्ली बार्गेन पर आकर खत्म होता दिखाई दे रहा है। नैब के कवानीन के तहत प्ली बार्गेन कानूनी अमल है, मगर सवाल यह है कि क्या ये अमल इंसाफ के तकाजों को पूरा करता है। एक ऐसा शख्स जिसे मरकजी मुलजिम का फ्रंटमैन बताया गया, वो चंद अरब वापस करके आज़ाद हो गया, जबकि असल मुलजिमान, सहूलतकार और निज़ाम की खामियां बदस्तूर मौजूद है। ये सूरत हाल अवाम के जहन में यह तासुर मजबूत करती है कि पाकिस्तान में एहतसाब सजा नहीं बल्कि सौदेबाजी का नाम बन चुका है। मजीद तशवीशनाक पहलू यह है कि इस केस में वसूल की गई रकम मुबैना लूटी गई रकम का महज एक छोटा सा हिस्सा है। अगर 40 अरब रुपए लूटे गए और सिर्फ 4 अरब वापस आए तो बाकी रकम कहाँ गई? क्या इसका सुराग लगाया जाएगा? दीगर मुलव्विस अफराद का पीछा कब तक जारी रहेगा, या फिर ये मामला भी दीगर बड़े स्कैंडल्स की तरह फाइलों में ही दफ जाएगा? ये मुकदमा सिर्फ एक फर्द या एक रिकवरी का नहीं बल्कि पूरे के पूरे एहतसाबी निज़ाम की साख का इम्तिहान है। अगर करप्शन अरबों में हो और अंजाम चंद अरब वापस करके आज़ादी हो तो ये निज़ाम बदउनवानी की हौसला अफजाई नहीं तो और क्या है। सवाल ये नहीं कि 4 अरब वापस आए, असल सवाल यह है कि क्या कौम के बाकी 36 अरब रुपए भी कभी वापस आएंगे, या एहतसाब सिर्फ हिसाब बराबर करने का नाम ही रह जाएगा। इसी पर सवाल रखेंगे। कोहिस्तान स्कैंडल, 40 अरब की करप्शन, फ्रंटमैन 4 अरब अदा करके रिहा, प्ली बार्गेनिंग वाकई एहतसाब है या सिर्फ हिसाब किताब है? आमिर अहमद खान साहब, ये जो तरीक़ाकार बनाया गया है अवाम भी देखती और पूछती होगी कि क्या वाकई इंसाफ हो रहा है? अब बड़े बड़े डाके डालें, अरबों की करप्शन करें, निज़ाम वही मौजूद है, चंद अरब चंद करोड़ दें और आप साफ शफाफ हो गए। अच्छा, ये सवाल का जवाब बड़ा आसान है। मैं आपके सामने 2 सिनेरियोज रखता हूँ। एक वो है जो जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि 4000 करोड़ की करप्शन हुई है और उसमें एक शख्स जो है वो 400 करोड़ देकर बाहर निकल गया है। अब देखें कि इस सिनारियो के अंदर कौम को पैगाम क्या जा रहा है। कौम को पैगाम दिया जा रहा है कि देखिए, चोरी आप कर लें, कोई बात नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा, बुरे से बुरा आपके साथ यही होगा कि जितने पैसों की आपने चोरी की है वो सारे के सारे वापस करने पड़ेंगे। जबकि बहुत रोशन इम्कानात इस बात के हैं कि उसमें से कुछ पैसा आप वापस कर देंगे और कुछ अपने पास रख के तो बाकी की जिंदगी सारी जो है वो मौज करेंगे। ये इसके अंदर जो बुनियादी पैगाम है वो जा रहा है। दूसरा सिनारियो ये हो सकता है आशा कि आप कहें कि ये जो 40 अरब रुपए या 4000 करोड़ रुपए की जो करप्शन हुई है, हमें इस पैसे से कोई गर्ज नहीं है, ये पैसा गया भाड़ में। हमें सिर्फ उन लोगों को पकड़ना है जो कि इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क के खजाने के ऊपर इतना बड़ा डाका मारते हैं। और यही नहीं, अगर ये 40 अरब की चोरी के पीछे उन लोगों को पकड़कर उनको सजा दिलवाने में हमारे 40 अरब और भी लग जाएं तो हम वो भी लगाएंगे, लेकिन हम उनको नहीं छोड़ जाने देंगे। तो उससे क्या मैसेजिंग होगी, उससे क्या पैगाम जाएगा कि भैया ये काम करना है तो ये सोच लो कि अगर कामयाब हो गए तो चलिए आपकी किस्मत, लेकिन अगर पकड़े गए तो फिर बाकी की सारी उम्र जो है वो जेल में कटेगी, उससे आप नहीं जा सकते। तो अब ये मेरा ख्याल है ये लोगों को फैसला करना है। ये अवाम की बेचैनी का आपने जिक्र किया, वो भी यही सोचते होंगे कि ये पाकिस्तान को अगर 4 अरब रुपया या ये 400 करोड़ रुपया वापस मिल गया तो क्या इसमें वो जो स्टैंडिंग कमेटी वाले कह रहे हैं कि उन्होंने VIP मक्का मदीना के दौरे करने चले, उनका थोड़ा बहुत खर्चा पानी निकल आ गया इसके अंदर से, वरना इसके अलावा पाकिस्तान को क्या मिलता है? पैसे की हजम की कोई अहमियत नहीं है इस तरह के एरियाज में। जो जिस चीज की अहमियत है वो ये है कि रियासत की तरफ इस तरह के करप्ट अनासर को पैगाम आपने क्या देना है। मैं तो इसीलिए पहले दिन से प्री बार्गेनिंग की बड़ी सख्ती से ये मुखालफत करता हूँ कि ये इंसाफ नहीं है, ये करप्शन को हवा देने का एक तरीका बन गया। वैलिड पॉइंट। और सिनेरियो 2 ही सवाल बनता है कि करप्शन करने वालों को पकड़ना और सजा देना भी कोई हुकूमत में चाहता है? रजा रूमी साहब, जब व्हाइट कॉलर जराइम, रियासती वसाइल, अवामी एतमाद, ये पूरे निज़ाम को नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर प्ली बार्गेनिंग जैसे कवानीन जो हैं वो सजा की बजाय करप्शन को एक कम रिस्क कारोबार में तब्दील कर रहे हैं हमारे यहाँ।
देखिए आयशा, इसके ऊपर बड़ी डिबेट है दुनिया भर में, और ये दोनों आरा जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। एक हल्का फिक्र ये कहता है कि इससे करप्शन को मजीद हवा मिलती है, बढ़ावा मिलता है, और इसका कोई फायदा नहीं होता, बल्कि आप लीगलाइज कर देते हैं कि आप थोड़ी सी लूटी हुई दौलत देकर और बड़ी रख लें, उसके एवज आपको छूट मिल जाए। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि जिस तरह के ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, खसूसन वाइट कॉलर क्राइम के, और उसमें जितना वक्त लगता है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे अदालती निज़ाम इस कदर स्लो और ताखीर का शिकार है, तो एक शॉर्ट टर्म में यही हल है कि रियासत को कुछ पैसा वापस मिल जाए। अगर कोई टैक्स चोरी हुई है या कोई फ्रॉड हुआ है या वगैरह वगैरह, तो वो उसका कुछ हिस्सा मिल जाए। तो ये तो अब असल बात यही है कि जब ये कानून बना था नैब का, आपको पता है कि उस वक्त जनरल मुशर्रफ का जमाना था और इसके ऊपर बाकायदा डिबेट नहीं हुई, और ये बस उनकी तरफ से ये आ गया, ऑर्डिनेंस आ गया, उसके बाद चलता रहा। और फिर जो पिछली पार्लियामेंट थी, जब उसने तरामीम की ये नैब के कवानीन में, उस वक्त भी गालिबन इस इशू के ऊपर कोई सेर हासिल डिबेट नहीं हुई। उस वक्त भी जो सियासी अशराफिया थी, उनका ये मकसद था कि किस तरह से उनकी जान छूट जाए, क्योंकि वो नैब का इतना गलत इस्तेमाल किया गया था कि उसकी साख ही खत्म हो गई थी। असल बात यह है कि हमने एहतसाब को एक जोक बनाया हुआ है। ये प्ली बार्गेन वाला इशू तो अलग, लेकिन हमने उसको इतनी तौर पे सियासी तौर पे ऐसा इस्तेमाल किया है कि अब लोगों का उसके ऊपर से एतमाद उठ गया। खुद जो लोग इस निज़ाम को चला रहे होते हैं, उनका भी एतमाद नहीं होता, क्योंकि इस कदर बुरी तरीके से एहतसाब के इस हैसियत को मसख कर दिया गया है। बहरहाल मेरे ख्याल से प्ली बार्गेनिंग के जो क्लॉजेज हैं, उनके ऊपर बहस होनी चाहिए, उनको रिवाइज होना चाहिए, और अगर अदालती निज़ाम में सुकुम है या प्रोसिक्यूशन में सुकुम है तो उसको ठीक करना चाहिए। ये तो नहीं कि चूंकि ताखीर होती है और स्लो होता है तो इसलिए आप मुल्क में करप्शन जो है उसको चलने दें, और कोई ना कोई एक जगह दे दें लोगों को, ताकि वो गलत काम करते रहें और बचते रहें। हमारे पार्लियामेंटेरियंस बहुत से कवानीन लाते हैं, मगर लगता है प्ली बार्गेन इतना पसंद है कि पूरे निजाम को पैगाम है कि कुछ पैसे दें और करप्शन जारी रखें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। ज़ैगम साहब, चेयरमैन नैब ने वजीर आजम को ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया कि सिर्फ 2025 में 6.213 ट्रिलियन रुपए की रिकवरी की है। अब करप्शन कितने हजार अरब की है ये तो मेरा दिमाग भी नहीं प्रोसेस कर पा रहा, मगर आप ये बताइए कि फिर ये जो पूरा निज़ाम है, ये करप्शन के खात्मे के लिए है ये जो रिकवरीज हैं, या फिर कोई तब्दीली इसमें है, या ये है कि मजीद करो और खुद भी रखो और सबको बांटो? आपने जो बताया कि चेयरमैन नैब ने रिकवरी की इतनी बड़ी अमाउंट बड़ी खुशी से वज़ीर आज़म को बताई, इससे क्या ज़ाहिर होता है? इससे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान के एहतसाब के सबसे बड़े महकमे की जो कामयाबी है वो इस बात से नापी जाती है कि उसने कितनी रिकवरी की है। ये पाकिस्तान का एहतसाब का सिस्टम है और ये उसकी कामयाबी का मेयार है। इस बात से नहीं नापी जाती कि उसके नतीजे में पाकिस्तान में कितनी शफाफियत आई, कितनी करप्शन कम हुई, कितने अदारे ठीक हुए। अब जो आप बता रही हैं ये वाला वाकया, ये क्या जाहिर करता है? ये जाहिर करता है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो पब्लिक फाइनेंस का पूरा सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी है। कैसे हो सकता है कि एक ऐसा मफलूकुल हाल, एक गरीब डिस्ट्रिक्ट जहां साल का अरब रुपया नहीं जाता होगा, वहां इतने पैसे चले गए, 40 अरब तो गायब हो गए, पता नहीं कितने प्रोजेक्ट के गए, वो कैसे गए? अच्छा, फिर वहां जिन प्रोजेक्ट्स पर यह पैसा लग रहा था और बज़ाहिर लग रहा था, उसमें से जितने पैसे निकाले जा रहे थे वो किसी को नजर नहीं आ रहे थे। क्या मॉनिटरिंग और क्या इवैल्यूएशन थी? वो कंपनी कैसे बन गई और उस कंपनी को काम कैसे मिल गया फौरी तौर पर कि एक डंपर का जो ड्राइवर है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी रजिस्टर करा लेता है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से ठेके भी मिलने शुरू हो जाते हैं। जब तक कंपनी 10 साल पुरानी ना हो आपको कोई एनजीओ काम नहीं देती, आपको लाख रुपए 2 लाख रुपए का काम नहीं मिलता, और यहां हुकूमत अरबों रुपए के काम दे रही है। आगे चलिए, बैंक जो है वो उसका अकाउंट खोल देता है। जरा अपने ड्राइवर को कहिए जाके अपना सेविंग अकाउंट खोले, उसको लग पता जाएगा बैंक क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेगा। और बैंक ने डंपर ड्राइवर की कंपनी का अकाउंट खोल दिया। उस कंपनी में सरकार से चेक आ रहे हैं, सरकार में भी कोई अलार्म नहीं है, जिस बैंक में वो चेक आ रहे हैं उसमें भी कोई अलार्म नहीं है, सब कुछ चल रहा है। तो क्या ये पहला वाकया है? नहीं।
अगर ऐसा पहले भी हुआ और मुसलसल हो रहा है तो ये सब चीज़ें रिफॉर्म क्यों नहीं हो रही? और अगर ये रिफॉर्म नहीं होंगी तो क्या करप्शन रुकेगी? क्योंकि आपकी वाहिद कामयाबी ये है, ढोल इस बात पे बजा रहे हैं कि हमने इतने पैसे रिकवर कर लिए। डंपर ड्राइवर ने 5 अरब रुपए बनाए होंगे शायद, हमें मालूम नहीं, 4 अरब दे दिए, 1 अरब 14 अरब की करप्शन है डंपर ड्राइवर तो की वो सर। भी मजे करेगा। तो 14 अरब की देखिए और उसमें से रिकवर कितने हुए हैं? सर 4 अरब ये लिए हैं, मजमूई तौर पर 40 अरब, और नैब कह रहा है 30 अरब के ऊपर जी सर। और भी 8-10 लोग हैं, अरब रुपए उसको दे दिए गए हैं सर और भी कोई 8-10 लोग हैं। सबको कुछ ना कुछ बच जाएगा जी। दे दिला के भी सबके पास सब कुछ इतना रह जाएगा कि वो भी, उनके बच्चे भी, उनके पोते भी खाएंगे। बिल्कुल ठीक, दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, ये जो ऊपर बात हो रही है प्ली बार्गेन का कानून को, अदालतों में भी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म रहा, सियासी जमातें भी तनकीद का निशाना बनाती रहीं, ये सरकार क्यों खुश है कि उसके नीचे ये करप्शन होती रहे, नैब जैसा एक इदारा बैठा रहे, वो इस तरह की रिकवरियां करके बताता रहे? क्या सिस्टम क्या बनाया है? इसके ऊपर नहीं किसी की नजर जाती, किसी पार्लियामेंटेरियन की, कोई कानून साजी कर लें? हाँ नहीं, देखें, एहतसाब ब्यूरो किस लिए बनाया गया था? इसलिए कि पीपल्स पार्टी पे नजर रखी जाए। रहमान मलिक यही काम कर रहे थे पीएमएलएन के खिलाफ, 90s की बात है ना। और उसके फौरन बाद फिर हमने चले गए इसके ऊपर, नैब के ऊपर, तो वो कंटिन्यूटी तो वही है जो एहतसाब वाला था। तो नैब के अंदर भी फिर यही शिकायत रही कि उसको इस्तेमाल किया गया सियासी मकासद के लिए, क्योंकि सियासी मकसद के लिए पहले बनाया गया था। बहरहाल वो तो एक साइड होगी। किसी भी एहतसाब का मकसद ये होता है कि सजा और जजा का तयन किया जाए। जजा तो नहीं होती, सजा ज्यादा होनी चाहिए, और हर सजा के लिए माल मसरूका चाहिए होता है, ये साबित करने के लिए कि असल में जुर्म सरजद हुआ। अब मुझे बताइए, 40 अरब अगर हुआ का जुर्म हुआ और उसमें से 4 अरब आपको मिले या सामने आ गए और उसको माल मसरूका के तौर पे दे दिया गया या सामने आ गया या रख दिया गया, तो वो तो जुर्म तो साबित हो गया। अब उस जुर्म के बदले सजा की बजाय उस आदमी को छुट्टी दे दी जाती है कि ठीक है जी, अब आप फारिग हो गए। तो ये बात सही है कि ये बदकिस्मती से जो 36 अरब है वो कहाँ गया, और जो सजा देनी चाहिए थी वो कहाँ गई? अब जिस तरीके से ज़ैगम साहब कह रहे थे कि ये पूरे का पूरा साइकिल मिनिस्टर से चलता है, सेक्रेटरी तक आता है, डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, चलता चलता फिर ये उस डंपर ड्राइवर तक जाता है। पहली दफा नहीं हुआ ये, चंद साल पहले, बल्कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब खत्म हो रही थी तो वहां पर जब ये एमएनओज और एमपीएस को, खासतौर पर सिंध के जो थे, जब उनको ये दिए गए डेवलपमेंट फंड्स, तो कहां से निकले सबके सब? डेरा इस्माइल खान में एक कॉन्ट्रैक्टर के पास से, कि वहां पे उनके पास सारा पैसा चला गया। डीआईके में पैसा सिंध का है, लेकिन दिया उसको जा रहा है कि 30% हमें वापस कर दो, बाकी तुम रख। बिल्कुल। तो ये तमाशे हमारे यहाँ चलते रहते हैं। सबसे बड़ा मसला मेरी नजर में यह है कि हम पब्लिक मनी और प्राइवेट मनी का फर्क ही नहीं समझ पाए। हमारे यहाँ क्या पब्लिक मनी क्या समझा जाता है? पब्लिक मनी इज दी सबसे ज्यादा सीक्रेट मनी है। इसका एक टेडी पैसा आप इधर से उधर नहीं कर सकते, जो करेंगे तो उधर ही आपके ऊपर जुर्म सरजद हो जाएगा। लेकिन हम उसको प्राइवेट मनी समझते हैं, क्योंकि समझते हैं कि मेरा हाथ टिल के अंदर है, मैं जो मर्जी उससे करता हूं। तो ये है मसला हमारा कि हम प्राइवेट जो पब्लिक, ये तो सबका पैसा ना, मैं भी इसमें हिस्सेदार हूं। नहीं, ये नहीं है, ये पब्लिक मनी है, ये लोगों का पैसा है। बड़ा हम और लोगों का पैसा, किसी और का पैसा जो होता है आपकी अमानत होता है, और आप उस अमानत में खयानत नहीं कर सकते। इसके लिए जुर्म तो सरजद है ही है, सजा आगे भी है, लेकिन यहां भी होनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अवाम के टैक्स की बदौलत हुकूमती महकमों में खरबों की ट्रांजैक्शंस होती हैं, मगर सिस्टम ये पैगाम देता है कि कुछ पैसे दे दें और करप्शन जारी रखें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।